जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। कल हमने जाना था कि संसाधन क्या है और संसाधन का वर्गीकरण में हमने दो पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण में तीसरा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होता है वह आपका 4 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और हम आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का मतलब है मालिकाना हक के आधार पर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले वह व्यक्ति सरकार को लगान या फिर टैक्स देता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के निजी स्वामित्व पर हो। कहने का मतलब है कि वह संसाधन किसी व्यक्ति का, ठीक है, अपना हो, ठीक है ना, निजी स्वामित्व हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो। ठीक है, और वह क्या करता हो, उस संसाधन का सरकार को लगान देता हो, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, जमीन हो गया, घर, जायदाद, बगीचा, तालाब, ये सब क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे मान लीजिए जमीन, हमारा अगर कोई जमीन है वो तो हमारा अपना है, हम उसको क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है, घर जो है वो भी क्या है, हमारा अपना होता है। जायदाद हमारा अपना है यानी व्यक्तिगत है। बगीचा जो है हमारा अपना है। तालाब भी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन ही है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं सामुदायिक संसाधन। कह रहा है कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य या फिर अधिकार में हो जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ या आसान होता है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन में किसी एक व्यक्ति का होता है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जबकि सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक कहने का मतलब है कि समुदाय, ठीक है, समूह में हो, ठीक ना, जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो बल्कि समुदाय या फिर समूह का हो। चलिए देख लेते हैं। जैसे शमशान हो गया, शमशान पे तो किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है। मंदिर, क्या मंदिर में कोई एक आदमी पूजा करने जाता है? तो सर ऐसा नहीं होता है, मंदिर में सभी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, मस्जिद में सभी लोग जाते हैं। या फिर कोई सामुदायिक भवन, जैसे मान लीजिए गांव में क्या होता है, पंचायत भवन होता है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे कोई किसी एक व्यक्ति जाता है अपना फैसला लेकर के? नहीं, सभी लोग जाते हैं, यानी क्या, कोई सामुदायिक भवन हो जाएगा। पिकनिक स्थल, पिकनिक बनाने तो सभी लोग जाते हैं किसी स्थान पर, तो वो हो जाएगा आपका। खेल का मैदान, वहाँ भी सभी लोग जाते हैं। कोई सार्वजनिक पार्क, वहाँ भी सभी लोग जाते हैं। यानी ये सब क्या है, यहाँ पे इस जो संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है समुदाय के लिए किया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो जाना, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के स्वामित्व में हो, ठीक है, या फिर उसके अधिकार में हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? जो किसी ऐसा संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार में हो और उसका उस संसाधन का उपयोग समूह में होता हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। कानूनी तौर पर देश या फिर राष्ट्र के अंदर उपलब्ध वे सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन पे
सरकार का वैधानिक हक होता है, ठीक है, वह आम आदमी के, ठीक है, हित के लिए, सरकार आम आदमी के हित के लिए व्यक्तिगत संसाधन पर अधिपत्व या फिर अधिकार प्राप्त कर लेती है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है और सरकार को यह वैधानिक हक होता है कि वह आम आदमी के हित के लिए व्यक्तिगत संसाधन को क्या कर सकती है, सुलभ बना सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका या फिर मेरा किसी का भी कहीं पर ज़मीन है और वहाँ से क्या सरकार को रोड बनाना है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, आपकी ज़मीन को ले लेगी, क्योंकि उसके पास वैधानिक हक है कि वह आपके ज़मीन पर अधिकार कर सकती है। भले ही वह सरकार उस ज़मीन के बदले आपको मुआवजा देगी, पैसा देगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गांव में या फिर शहरों में या फिर अपने आसपास के क्षेत्रों में कि एक बड़ा सा बोर्ड सड़क के किनारे या फिर किसी जमीन भूमि, ठीक है, के किनारे आपने एक बड़ा सा बोर्ड दिखा होगा, ठीक है। वह बोर्ड किसका, सरकार का होता है और वह यह बताता है कि जो वहाँ पे संसाधन या फिर जो भी ज़मीन है, कुछ भी यानी जो भी संसाधन है वह किसका है, सरकार का है, ठीक है, उस पर सरकार का हक है। यहाँ पे हमने क्या समझा, राष्ट्रीय संसाधन। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण, कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था के करती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ऐसे संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि तटीय सीमा से, ठीक है, तटीय सीमा से 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तक, तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर तक आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तटीय सीमा से 200 किलोमीटर तक आपका राष्ट्रीय संसाधन, वहाँ तक भारत का राष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ पे जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन तटीय सीमा से 200 किलोमीटर के दूर, ठीक है, तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा और वहाँ पे कुछ भी करने के लिए, ठीक है, कुछ भी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे क्या परमिशन लेनी होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें युद्ध परीक्षण करना है, कुछ भी करना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए भारत का पश्चिमी तट हो गया, ठीक, और यहाँ से मान लीजिए 200 किलोमीटर तक, भारत के पश्चिमी तट से 200 किलोमीटर तक जितना भी संसाधन है वह सब राष्ट्रीय संसाधन है। अब इस 200 किलोमीटर से बाद का, ठीक है, 200 किलोमीटर से बाद का जो कोई भी संसाधन है या फिर जो कुछ भी हम करेंगे या फिर जितना भी उस संसाधन है वो सब कौन कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और हमें यहाँ पर कुछ भी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेनी होगी। क्यों, क्योंकि नियंत्रण किसका है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है, ठीक है। और तटीय सीमा से, तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक आपका राष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ पे हम जो चाहे वह कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर यानी 200 तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर के अंदर जितना भी भूखंड है या फिर जितना भी वस्तु, जितना भी चीज़ है वो सब क्या है, आपका राष्ट्रीय संसाधन और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। चलिए अब हम अगला समझ लेते हैं कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर जो संसाधन होता है कितना प्रकार का होता है। उसके पहले ये जान लेते हैं कि जो किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या फिर जानते हैं, ठीक है। किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र है उसको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत की दक्षिण से पूर्वी तट से या फिर पश्चिमी तट से मान लीजिए किसी से 200 किलोमीटर तक, ठीक है, मान लीजिए पश्चिमी तट से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, ठीक, उसको हम किस नाम से जानेंगे,
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि विकास की स्थिति के आधार पर जो आपका संसाधन होता है वह संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित संसाधन। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। संभावी यानी जो संभव हो। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, ठीक है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो और ऐसी संभावना की जा सकती है कि उसे भविष्य में हम लोग कभी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है, ठीक है, अभी वहाँ पे जो हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है, खनिज वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे उत्खनन का कार्य अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो खनिज है, अगर मान लीजिए खनिज अगर खत्म हो जाता है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हिमालय के क्षेत्रों से खनिज निकालेंगे या फिर उत्खनन का काम करेंगे। यानी भविष्य में हम उसका प्रयोग, हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है भविष्य में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा संभावना है। ठीक है, या फिर राजस्थान या फिर गुजरात में पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा आप लोग देखते हैं वहाँ पे है, लेकिन क्या उसमें विकास हो पाया है? अभी उसमें विकास की कमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा संभावना हम लोग कर सकते हैं कि गुजरात या फिर राजस्थान में जो पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा है, ठीक है, उसमें भविष्य में आगे चलकर उसमें कुछ विकास होगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा? संभावी संसाधन। ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है कि हम भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने क्या लिया? हिमालय क्षेत्र का खनिज। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं कि आपका विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन क्या होता है? तो चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं विकसित संसाधन। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए आगे, ठीक है, उसकी उस संसाधन की मात्रा या फिर गुणवत्ता का निर्धारण अभी ही हो चुका है। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि पूर्व में ही, पूर्व का पहले का जो भी संसाधन है उसमें आगे चलकर किस तरह का विकास होगा, कैसे विकास होगा, और विकास करने के बाद, कहने का मतलब कि तकनीक का प्रयोग करके या फिर उसका विकास करके हम जिस तरह से उसका उपयोग करेंगे, उस संसाधन का उपयोग करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? विकसित संसाधन। पहले का जो कोई संसाधन है, ठीक, जिसका निर्धारण यह हो चुका है, उसके उस संसाधन के मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। ठीक है, कि भविष्य में उसमें तकनीक या फिर विकास करके हम लोग किस तरह से उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, वही क्या है? हमारा विकसित संसाधन है। ठीक, समझ में आया यहाँ पे? उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, तो आज तक हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।